मैंने पहले बताया था ना, पगला कुछ भी करेगा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसने क्या किया, मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। बात करें तो भारत में ऐसे ही कब स्थिति आई थी। आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अपना ओपिनियन तो एटलीस्ट रखो। अगर आपसे पूछा जाए भारत ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है, भारत एकदम चुप है। आपने देखिए कोई स्टेटमेंट, उसने पहले 27% लगाया तो भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, 26% लगाया फिर भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, फार्मा पे हमने कोई, यहां तक कि बिगेस्ट मार्केट क्रैश हमारे सामने हुआ फिर भी हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ब्लैक मंडे की नौबत आ गई है। एस जयशंकर यहां आते हैं और उनका खेल समझिए। अब जो खेल समझाने जा रहा हूं, ये चुप्पी के पीछे बात क्या, वो आदमी जो यूरोप के पत्रकारों को पटक पटक के धोता है, वो इस पूरे टैरिफ में चुप क्यों है। कहानी की आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी न्यूज आई है और वो है बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इन इंडिया हिस्ट्री, और इसको बोलते हैं जो है वो ब्लैक मंडे। आज हमारा दिन कौन सा है, ब्लैक मंडे का। तो ब्लैक मंडे का दिन जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेस इन इंडिया हिस्ट्री। तो भारत ने इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े जो है वो क्रैशेस देखे हुए हैं। और अगर हम बात करें तो ब्लैक मंडे का जो हमारा सेगमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन की वजह से हो रहा है। मैंने पहले बताया था ना, पगला कुछ भी करेगा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो आखिर ये क्या क्लैशेस हैं, क्या चीजें हैं, किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो अगर हम यहां पे बात करें तो जो उसने टैरिफ पॉलिसी लगाई और उसने कहा कि पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ बातचीत करने आए, हमारे साथ जो लगने जाए, तो पूरी दुनिया में उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। रेसिप्रोकल टैरिफ होने की वजह से पूरे मार्केट में स्पेकुलेशन हो जाए। अब अमेरिका की जगह हम बात करें तो अमेरिका जो होता है वो एक ऐसा देश है जिसकी क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो उसकी एजेंसी जो है वो काम करती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केट में हलचल हो। सबसे पहले हमने ब्लड बाथ देखा अमेरिका की खुद की मार्केट में, चाइना ने उसका मजाक उड़ाया, 36% से ज्यादा जो है वो क्या हुआ, अमेरिका की मार्केट गिरी। लेकिन जब स्पेकुलेशन हुआ और लगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ और भी कर सकते हैं, ये व्यक्ति जो कह रहा है वो वाकई में पागलपन की हद तक जाकर कर रहा है, इसने एक और काम शुरू किया। इसने क्या किया, मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और जो यहां पर पैसा निकालना शुरू किया तो भारत की मार्केट भी जो है वो बहुत बुरी तरह गिरी। पहले डाउ जोन्स जो यूएस का जो है सेंसेक्स है वो गिरा, अब उसके बाद जो है वो भारत की मार्केट भी गिरी। और इस डर से जो एफआईआईज का पैसा है वो तेजी से यहां से वॉश आउट हुआ, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से वो यहां से निकलकर भागे और भारत को बहुत बड़े मात्रा में जो है वो पैसा जो है देखना पड़ा। सो ब्लैक मंडे जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत भयानक रहा। बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की तबाही हुई, बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो पैसे की अब जो है बर्बादी हुआ है। और नतीजा ये रह रहा है कि भारत का जो शेयर मार्केट है, आज से कुछ दिन पहले उसने ब्लड बाथ देखा था, भयानक जो है गिरावट आई थी और आज फिर से जो है वो मार्केट भयानक तरीके से क्रैश कर गया है। जब मैं बात कर रहा हूं मार्केट क्रैश कर गया है, यानी अब इतना ज्यादा पैसे की यहां पर बर्बादी हुई है। तो अगर हम बात करें तो भारत में ऐसी इसी कब स्थिति आई थी, हर्षद मेहता केस में सबसे पहले इतने बड़े स्तर पर जो है वो बर्बादी हुई है। 1992 का हर्षद मेहता केस सबसे ज्यादा बर्बाद रहा है। फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में हुआ, दूसरी सबसे बड़ी क्राइसिस थी। इसके बाद .com बबल बस्ट जो हुआ 2000 में, जब के जो है वो जहां पर 200 के बारे में बात हो रहा था, तो आईटी बबल बस्ट किया था 2000 में कि जैसे ही नया मिलेनिया आएगा कंप्यूटर सारे बर्बाद हो जाएंगे। उस समय यह था कि इसको 2K प्रॉब्लम बोली गई थी, मिलेनिया, न्यू मिलेनिया प्रॉब्लम बोला गया था। तो 2K प्रॉब्लम में ऐसा लग रहा था कि पूरी मार्केट इतनी डर गई थी कि सारे के सारे कंप्यूटर 1999 के बाद कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, यानी 2000 की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। भयानक मार्केट में डर फैला हुआ था, भयानक मार्केट में तबाही फैली हुई थी और स्थिति यह थी कि उसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया का शेयर मार्केट डंप हो गया। इसके बाद आता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, जब उस समय जो 2008 में जो दुनिया के बड़े बड़े बैंक, अमेरिका का एक बैंक था लेमन ब्रदर, वो लेमन ब्रदर ने खूब ढेर सारे सस्ते सस्ते लोन जो है बांटे थे। तो सन 2000 में जब पहुंचा तो क्या हुआ, अमेरिका के वो बैंक जो है वो क्या हो गए, बर्बाद हो गए। इसके नतीजे की वजह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई और जो है वो वहां पर पूरी दुनिया जो है वो 2008 में बिल्कुल तबाही की तरफ चली गई। इसके बाद जो है बात आती है 2019 का पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक ऐसा पैंडेमिक था जहां पूरी दुनिया में स्पेकुलेशन, कब लॉकडाउन हटेगा, कब क्या होगा, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक थे। और अब उसके बाद अगर हम बात करें, अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जो है वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और उसकी वजह से जो यूएस टैरिफ टर्मोइल, इसका नाम दिया गया है यूएस टैरिफ टर्मोइल। तो यूएस टैरिफ का जो खेल चला, जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं, जिसको अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है लिबरेशन डे कहते हैं, मुक्ति दिवस कहते हैं, और एक नई पूरी दुनिया की तरफ जा रहे हैं
कि भाई हम जो है वो लोगों से बातचीत करेंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रहा है और भारत को भी एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। बिगेस्ट जो है वो मार्केट क्रैशेस इंडिया में हर्षद मेहता के बाद, कोविड के बाद अब हमें देखने को मिल रहा है। और इसने भारतीय जो पूंजी बाजार है, जो कैपिटल मार्केट है, इसको बहुत ज्यादा जो क्या कर दिया, टर्मोइल यानी हिला के रख दिया है। यानी भारत जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित है। अगर आप लोग मुझे बताना चाहेंगे फ्यूचर क्या होगा, जैसे कई देशों ने अमेरिका के ऊपर काउंटर टैरिफ लगा दिया, भारत ने काउंटर टैरिफ क्यों नहीं लगाया है? क्या कोई मुझे बता सकेगा भारत क्या डर गया है या भारत इसमें कोई अपॉर्चुनिटी खोज रहा है? आप लोग मुझे बताइए जल्दी से प्लीज, सभी लोग ऑनलाइन के भी बच्चे मुझे कमेंट करें, आप लोग मुझे बताएं क्या भारत डर गया है? सभी देशों ने, कई देशों ने अमेरिका के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं, टैरिफ के बदले टैरिफ। भारत ने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? प्लीज लेट मी नो। मैं बात कर रहा हूं भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ का काउंटर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? आपकी क्या ओपिनियन है? एटलीस्ट पुट योर ओपिनियन हियर, सभी लोग, एनीबडी, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया साइड? आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अपना ओपिनियन तो एटलीस्ट रखो। अगर आपसे पूछा जाए भारत ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है, भारत एकदम चुप है। आपने देखिए कोई स्टेटमेंट, उसने पहले 27% लगाया तो भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, 26% लगाया फिर भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, फार्मा पे हमने कोई, यहां तक कि बिगेस्ट मार्केट क्रैश हमारे सामने हुआ फिर भी हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ब्लैक मंडे की नौबत आ गई है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे बता सकते हैं आप लोग? इसका एनालिसिस करना चाहते हो? एक अभी भारत ने चूंकि मुंह नहीं खोला है तो हम सिर्फ इसकी एनालिसिस करेंगे और इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे सामने हो रही। अब जरा देखो क्या क्या सेगमेंट हमारे सामने आए हैं, क्या क्या सेगमेंट हमारे सामने होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पढ़ने के साथ साथ तुम लोग बोलना और लिखना शुरू किया करो। तो चलो एनालिसिस कर लेते हैं। अभी न्यूज, अभी एक थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का कहना है कि जो यूएस में रिसेशन है, ध्यान से इसको समझना है मैं क्या लिख रहा हूं और देखना कि एनालिसिस जा कहां रहा है। जो यूएस में रिसेशन यानी जो मंदी है, माना जा रहा है उसके चांसेस अब बढ़कर 45% से ऊपर हो गए हैं। जो शुरुआत में लगभग 26% के आसपास थे कि यूएस में रिसेशन आएगा, 35%। अभी जो वहां की स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसीज है, ब्लूमबर्ग ने भी बोल दिया है कि 45% अब चांसेस बढ़ चुके हैं कि यूएस में रिसेशन हर हालत में यानी मंदी आएगा। तो ये जो ब्लैक मंडे आया है वो किस वजह से आया? जब भी इस पूरे संसार में मंदी की आहट होती है तब मंदी का मतलब है कि इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन अब आएगा। इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है कि सप्लाई चेन अब क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे ही जो निवेशक होता है, जो हॉट मनी लेकर घूम रहा है, वो वहां से पैसा लेकर तुरंत भागता है। तो कौन सा पैसा लेकर भागता है? एफआईआई का पैसा वो लेकर भागता है, जिसने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रखा होगा। तो जैसे ये रिपोर्ट आती है, ये जो ब्लैक मंडे है, इसके पीछे सबसे बड़ा कि मंदी, रिसेशन आने वाली है और यूएस की जो पॉलिसीज है उसको मार्केट झेल नहीं पाएगा। लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से भारत में भी एफआईआई का बहुत पैसा लगा हुआ था। तो सबसे पहले एफआईआई का पैसा निकल गया, मार्केट हो गया डाउन। अब जरा जो एनालिसिस कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो कि क्या होने जा रहा है। अब सवाल है कि भारत चुप क्यों है? भारत चुप क्यों है? जैसा सबसे पहले वर्षा ने कहा कि हम सप्लाई चेन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है, हम विश्व व्यापार में बहुत ज्यादा दखल अपना नहीं देते हैं, हार्डली 1.922% के आसपास ही हमारा परसेंट, लेकिन ये बहुत है अभी जिस हिसाब से हम आगे ग्रोथ कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि भारत के पास एक बड़ी आबादी है और भारत पिछले कुछ समय से कंजप्शन बेस यानी उपभोग आधारित अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर जाना चाहता है। यानी लगभग 1.5 अरब लोग अगर अपने उपभोग पे आ जाएं तो वो अपने आप में ही एक इकोनॉमी को जन्म दे सकते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे है कि हम जो कुछ भी बनाएंगे, इकोनॉमी 2 तरीके से चलती है। हम जो कुछ भी बनाएंगे हम उसको निर्यात करेंगे, जैसे चीन मूव कर गया, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और फॉरेन करेंसीज को लेंगे। एक होता है जो हम बनाएंगे उसको अपनी जरूरतों के लिए उपभोग कर लेंगे और जो बचेगा उसे बेच देंगे। तो भारत ने क्या किया है, कुछ समय से अपने आप को सप्लाई चेन के साथ साथ उसने उपभोग यानी कंजप्शन बेस अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। तो यानी फ्लक्चुएशन जो होंगी भारत पे प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अब
तीसरी चीज है वो देखिए कि एक पर्सन बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है जिसे एस जयशंकर कहते हैं। अब एस जयशंकर यहां आते हैं, उनका खेल समझिए। अब जो खेल समझाने जा रहा हूं, ये इस चुप्पी के पीछे बात क्या, वो आदमी जो यूरोप के पत्रकारों को पटक पटक के धोता है, वो इस पूरे टैरिफ में चुप क्यों है। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से। मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, जिनका नाम है एस जयशंकर। अब जरा ध्यान से घटनाक्रम को देखिए। एस जयशंकर के बारे में बात करते हैं तो एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, ओथ सेरेमनी में जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होती है, जाते हैं दूत की तरह। उसके बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, बातचीत होती है, वहां से वो लौटते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, अभी आप देखिए। और डोनाल्ड ट्रंप चूंकि पूरी तरीके से वो लगे हुए थे एफिशिएंसी और ये सब सारी तबाही मचाने में, वो तबाही मचाते हैं और धीरे धीरे वहां से क्या होता है, गड़बड़ वहां से शुरू हो जाती है। और फिर ये जो है वो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे हम लोग कहते हैं, वो यहां पर आ जाता है पूरी दुनिया में। भारत के ऊपर भी 26% का टैरिफ लगा दिया जाता है। भारत जो है वो कोई इसमें जो है वो सेगमेंट नहीं देता। बार बार एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम पॉलिसीज की स्टडी कर रहे हैं, हम पॉलिसीज की स्टडी कर रहे हैं, भारत पे होने वाले प्रभावों की हम स्टडी कर रहे हैं। भारत चुपचाप है। क्यों चुपचाप है, जरा इसको समझो ध्यान से। यहां पर जो है बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिसी यहां पर इस्तेमाल हो रही है। अब ये प्रैक्टिकल पॉलिसी है क्या? प्रैक्टिकल पॉलिसी बहुत अच्छी है। बार बार 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने साइन दिया, बोले मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये स्टेटमेंट आया था उनका भी, जो एक्स पे स्टेटमेंट आया कि मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारत हमारे साथ व्यापार में अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थे। मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग मित्र हैं, हम लोग फ्रेंड हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हमें बिजनेस के बारे में डील करनी है। अब भारत ने क्या किया, यहां पर एक ऐसी पॉलिसी इस्तेमाल की जो बहुत प्रैक्टिकल है। जब बहुत बड़े बड़े लोग लड़ रहे हो तो चुपचाप किनारे बैठ जाना चाहिए। तो भारत ने क्या किया, मौका देखते हुए चुपचाप वाली पॉलिसी। भारत रिटेलिएट करता तो भी कोई फायदा नहीं था, भारत अपनी चीजों को करना तो उसको कोई दिक्कत, चुपचाप हो गया, एकदम साइलेंट होकर किनारे बैठ गया। साइलेंट होने में क्या होता है, जब 2 महारथी या कई महारथी लड़ रहे होते हैं तो जो अच्छा वाला दोस्त होता है वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। जो ताकतवर होता है उसको किसी की साथ की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चुपचाप बैठ जाता है। प्रैक्टिकल पॉलिसी है हमारी। तो जब झगड़ा वगड़ा हट जाता है तो फिर वो पहुंचता है, और बताओ यार, तो जो सबसे पहले पहुंचता है, जो झगड़े के समय तुम्हारे खिलाफ नहीं था, उसकी आप बड़ी आवभगत करते हैं। हाँ यार तू बता, ठीक है यार, अच्छी लड़ाई, ये सब हुआ, अच्छा हुआ यार तू बीच में नहीं आया, नहीं तो तुझे भी चोट लग जाती। अच्छा ठीक है, अच्छा चल गुस्सा शांत हो गया, बता क्या करना है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने भी एग्जैक्टली वही पॉलिसी अपना ली है। हमने क्या किया, हमने अपने आप को साइलेंस में डाल लिया है और हमें समझ में आया कि अमेरिका से फ्रंट एंड पर जाकर डील नहीं कर सकते। इस समय डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में उत्पात मचाने में जुटे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुद ही जो है वो क्या हो गया है, वहां पर अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। उसके खिलाफ जो है वो बड़ी बड़ी रैलीज निकलनी शुरू हो गई। अब यहां पर क्या होगा, ये बड़ी समझने वाली बात है कि भारत चुपचाप समय को तोल रहा है। इसके 2 फायदे, एक, वो धीरे से जाकर अपने लिए कोई नई डील फिक्स करा सकता है। तो भारत को इतना तो तय है कि शॉर्ट टर्म जो है वो फायदा मिलने वाला है। आज हमारी मार्केट भले चाहे गिरी हो, लेकिन भारत को शॉर्ट टर्म बहुत तेजी से फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सीधी सीधी लड़ाई लड़ रही है वो यूएस और चाइना की है। सीधे खुल्ले खुल्ला लड़ाई है, 2 हाथी लड़ रहे हैं, तो हमें हाथियों के बीच में जाएंगे तो हम पिस जाएंगे। हमें चुपचाप साइड में होना है और यह देखना है कि हमारे लिए क्या बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लड़ने दे रहे हैं। और फिर जो पूरी मार्केट में घबराहट है, इस समय भारत किसी के खिलाफ नहीं है। चाइना से भी बात करके रखा हुआ, ध्यान से देखो, हम बैकडोर पे बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने ब्रिक्स से ही बात करनी शुरू कर दी। फिर हमने अभी क्या किया, भारत को देखो, भारत कर क्या रहा है, जरा देखो ध्यान से। ये हमारा भारत है, ये इस समय गेम क्या खेल रहा है, जरा देखो। बहुत सही पॉलिसी चल रही है। यहां 2 हाथी लड़ रहे हैं, एक का नाम है चाइना, ठीक है। एक दूसरे को पागल वागल तक कहना शुरू कर दिया इन सब ने, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि चाइना जो है वो आउट ऑफ माइंड हो चुका है और इधर यूएसए है। तो ये दोनों लड़ रहे हैं, भयानक हाथी हैं, बड़े एलिफेंट्स हैं। ये बड़ी इकॉनमी है, एक $19 ट्रिलियन है, एक $20 ट्रिलियन की इकॉनमी लड़ रही है। इसमें हम कहां $2.5 ट्रिलियन लेके इधर उधर घूमेंगे। तो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में बहुत हलचल हो रही है। जब हाथी लड़ते हैं तो क्या होता है, खूब धूल उड़ती है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, तो वो पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अब इस समय जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो परेशान है कि कहां जाएं। अच्छा, ये पैसा जो होता है वो ज्यादा देर तक अपने साथ रख नहीं सकते, तो उन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां वो पैसा लैंड करा सके, पार करा सके। अब इधर भारत क्या कर रहा है,
भारत को समझ में आया कि यूएस और अब दुनिया लड़ेगी, लेकिन जो दक्षिण एशिया है उसके पास ताकत है। तो भारत क्या हुआ, बिम्स्टेक के साथ चला गया। आपने देखा बड़ी तेजी से हम बात कर रहे हैं। बिम्स्टेक में हम गए, सबसे पहले थाईलैंड से मुद्रा, रुपए सब पे बात की, फिर हम भागकर चले गए श्रीलंका। तुरंत हम गए वहां पे, हमें देखो मित्र भूषण का हमें सम्मान भी मिला, हमें सारा जो है हमने डील किया, हमने उसको एड दिया, हमने उसको अपनी तरफ मिला लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको चाइना के, उसने क्या एक बहुत बड़ी संधि हुई है भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि हम किसी भी हालत में अपनी जमीन, अपने पानी, किसी का भी इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये वही श्रीलंका है जिससे पहले की सरकार हम्बन टोटा में चाइना से पैसा लेके बैठ गई थी। अब भारत ने क्या किया, इन सबको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा, केवल वो अपनी मार्केट नहीं, क्यों जाकर धीरे से बात हो रही, देख भाई ये जो हाथी लड़ेंगे, बहुत सा पैसा गिरेगा, पेड़ पौधे टहनियां, हम सबके लिए सामान मिलेगा, हम लोगों को इकट्ठे रहना पड़ेगा। तो चूंकि साउथ एशिया और ईस्टर्न एशिया के पास बड़ा क्या है, बहुत बड़ा एक जो है वो जनसंख्या है, कंजप्शन है। तो भारत को लग रहा है कि ये पैसा जो इन्वेस्टर्स का है, ये जब हलचल में जाएगा तो ये भागकर आएंगे, भारत में पैसा पार करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, तो इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भारत में वो पैसा पार्क हो जाए और शॉर्ट टर्म के लिए भारत को गेन हो जाएगा। दूसरा, भारत ये सोच रहा है कि भाई ठीक है, अभी वो इलेक्शन जीत कर आया है, पूरी दुनिया को उसका उत्पात देखना पड़ेगा। वो एकदम पागलों की तरह की 4 साल वो टॉर्चर में रहा जो बाइडेन के सरकार में, अब भैया वो कुछ ना कुछ हलचल मचाएगा। तो लोगों ने कहा इसको दौड़ लेने दो, दुनिया रौंद लेने दो इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम शांति से इंतजार करेंगे। हम ये बताएंगे देखो तुमने लगाया 26%, हम साथ, अब थोड़ा दोस्ती वाली बात हो जाए तो दोस्ती के चक्कर में हम कर लेंगे निगोशिएशन। भारत का स्टेटमेंट यह आता है कि हम इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अब हुआ क्या, अपॉर्चुनिटी है क्या, बड़े ध्यान से इस बात को समझो जो समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से। तो अब अपॉर्चुनिटी है क्या, कितने लोग मुझे बता सकते हैं भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्या, मतलब पगला लगा दिया 26% टैरिफ, अपॉर्चुनिटी क्या, शेयर मार्केट हमारा गिर गया, ब्लैक मंडे हो गया, अपॉर्चुनिटी कहां है इसमें, अपॉर्चुनिटी है क्या? अब बताता हूं अपॉर्चुनिटी क्या है, और शायद ही तुम्हें कोई न्यूज़पेपर या कोई तुम्हें इसके बारे में बता पाएगा जितना एनालिसिस मैं कर रहा हूं। और चूंकि मैं एस जयशंकर को लगातार फॉलो करता रहता हूं, तो मुझे उस व्यक्ति के दिमाग की रीडिंग समझ में आती है कि व्यक्ति कहां जा रहा है और कर क्या रहा है। अब देखो हो क्या रहा है,